नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जो जो ऐसे छात्र क्लास में आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट से मुझे बता दीजिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी तो आपको नहीं है। ऐसा मैं इस कारण से कह रहा हूँ क्योंकि ये आपकी 7वें नंबर की क्लास है। 30 दिन की टोटल क्लास होनी है और सातों दिन में आपको वो जरूरी टॉपिक कवर कराऊंगा जो आपको ढूंढने से नहीं मिलते, लेकिन पेपर में सबसे ज्यादा वही आते हैं। तो उन सभी टॉपिकों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो फटाफट बता दीजिए कैसे हैं आप लोग और सब कुछ ठीक चल रहा है, ये भी जरूर बता देना, ठीक है। चलो, तो 2025-26 यूपीएसआई के लिए और यूपी कांस्टेबल के लिए बेस्ट क्लास, बेस्ट अप्रोच, इंडियन नेशनल मूवमेंट की खासम खास क्लास, केंद्र और यूपी स्पेशल के ऊपर चर्चा की जा रही है और एक वन शॉट क्लास होगी इंडियन नेशनल मूवमेंट को लेकर, ठीक है। आपके जो क्वेश्चन है, अच्छे खासे क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा। ये मान लेना, क्वेश्चन से ज्यादा जरूरी ये होगा जो डिटेल में आपको दूंगा, वो क्वेश्चन से कहीं ज्यादा जरूरी होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन की डिटेल्स पर पूरा पूरा ध्यान आपको रखना होगा, जिससे कि हम चीजों को स्टार्ट कर पाए और अच्छे स्तर पर आपको बता पाए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं, ये सीरीज 30 डेज की है और ये सीरीज ना केवल यूपीएसआई के लिए बल्कि यूपी पुलिस के लिए भी बहुत जरूरी है। यूपी पुलिस के लिए भी आपके बहुत जरूरी है। तो आप दोनों ही एग्जाम्स के लिए इससे जुड़ सकते हैं और ये आज इसका 7वें नंबर का दिवस है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, इंडियन नेशनल मूवमेंट, सबसे पहले ये टॉपिक क्या है, टॉपिक समझ लीजिए। डायरेक्टली क्वेश्चन पे कूदने से पहले थोड़ा सा टॉपिक के बारे में डिटेल दे देता हूँ। इंडियन नेशनल मूवमेंट क्या है। हालांकि इस क्लास के अंदर आपने देखा होगा कि मैं मेजरली थियरी से स्टार्ट कर रहा होता हूँ, बट आज डायरेक्टली यह स्टार्ट किया जाएगा क्वेश्चन से। आज थियरी से स्टार्ट ना होकर ये डायरेक्टली क्वेश्चन से ही स्टार्ट होगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट से स्टार्ट होगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट से आपका यह स्टार्ट होगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट, मूवमेंट से यह शुरू होगा और इसके बारे में थोड़ा सा आप समझेंगे। इंडियन नेशनल मूवमेंट से आपका शुरू किया जाएगा, वो भी थोड़ा सा आप समझेंगे कैसे कैसे क्या क्या प्रक्रिया होती है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, कुछ ऐसी गतिविधियां जिसके आधार पर भारत को आजादी मिली। ऐसी गतिविधियां जिसके आधार पर भारत को आजादी मिली है। ऐसी गतिविधियां, ऐसी गतिविधियां, गतिविधियां, विधियां जिसके आधार पर भारत को आजादी मिली है। जिसके आधार पर भारत को आजादी मिली, आधार पर भारत को आजादी मिली, भारत को आजादी मिली, आजादी मिली। ये वो समय था जो आपको देखने को मिलता है। स्टार्टिंग कहां से होती है इंडियन नेशनल मूवमेंट्स की? सर, ये 1857 से शुरू हो जाता है और 1947 तक जाता है। हाँ, एक टॉपिक होता है आपका जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन अलग से पढ़ाया जाता है, तो वो आपको अलग से पढ़ाया जाएगा। जनजातीय आंदोलन के बारे में मैं चर्चाएं अलग से करूंगा, उसको थोड़ा आप सेपरेटली देखना। जनजातीय आंदोलन को थोड़ा सा आप सेपरेटली देखना, इसको हम यहीं पर देखेंगे। मैं आपको बता दूं, ट्राइबल मूवमेंट डिफरेंट है, वो अलग पढ़े जाते हैं। इसका एक हिस्सा होता है ट्राइबल मूवमेंट, वो अलग पढ़ाया जाएगा। उसके लिए अलग से मैं क्लास ले लूंगा। उसी के साथ में आपको जो आपको सोशियो रिफॉर्म भी है वो भी उसी में करा दूंगा। सोशियो रिफॉर्म भी उसी में करा दूंगा। मतलब कि दोनों क्या है सर, जो जनजातीय आंदोलन है, जनजातीय आंदोलन आपका अलग से पढ़ाया जाएगा। जनजातीय आंदोलन अलग से पढ़ाऊंगा और जनजातीय आंदोलन के बाद जो आपका सोशियो रिफॉर्म आपको देखने को मिलता है, जो इंडो सोशियो रिफॉर्म आपका है, यानी धार्मिक आपके जो आंदोलन है वो सब, धार्मिक आंदोलन जो है आपके वो सब आंदोलन जो है आपके वो सब भी आपको समझने होंगे। समझते हैं सर, और इन चीजों की चर्चा करनी शुरू करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे प्रकार से बेटा, जो बच्चे थ्योरी की डिमांड कर रहे हैं बहुत पीसफुली सुनिए। थ्योरी का आपका वन शॉट अपलोड हो रहा है, ठीक है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको भी मैं जल्दी ही या तो लाइव ले लूँ या वन शॉट में अपलोड करा दूँ, ठीक है। उग्रवादी चरण की हम यहाँ पर बात करते हैं। कुछ बच्चे सोचते हैं कि उग्रवादी चरण एक अलग है। बेटा, वो एक्सट्रीमिस्ट एरा है। एक्सट्रीमिस्ट एरा आपकी अलग है। एक्सट्रीमिस्ट एरा को 1907 से लेकर 1916 तक अलग से रखा जाता है। यह आपका उग्रवादी युग है। उग्रवादी युग है, ये कांग्रेस के एक्सट्रीमिस्ट एरा की चर्चा करता है, परंतु यह हमारा केवल इतना ही हमारा विस्तार नहीं है। मैं इंडियन नेशनल मूवमेंट यहां से यहां तक पढ़ा रहा होता हूं। मेरा एक अपना एक अलग पैटर्न है, एक अलग तरीका है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला सवाल, द ड्रीम थियरी which became a cornerstone of Indian national economist critique was first systematically presented in which work?
पहले ही नंबर का सवाल आप बताइए कि भाई आपको एक ड्रेन थ्योरी देखने को मिलती है। ड्रेन थ्योरी एक राष्ट्रवादी आर्थिक आलोचना का आधार बनती है। यह आपकी किस वर्ष में पेश की जाती है? सर जो ड्रेन थ्योरी है इसका मतलब होता है सर मार्केंटलिज्म में बेस्ट एक्सप्लेन किया जाता है ड्रेन थ्योरी का। ड्रेन थ्योरी का बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया जाता है मार्केंटलिज्म में। ड्रेन थ्योरी होती क्या है वैसे? भारत से कच्चा माल ले जाकर कच्चा माल तथा आर्थिक संपदा को ब्रिटेन ले जाया गया। आर्थिक संपदा जो है हमारी, इस पूरी आर्थिक संपदा को, भारत के कच्चे माल को यह ब्रिटेन ले जाया गया, जिससे कि ब्रिटेन का डेवलपमेंट हो सके, ना कि भारत का। तो ये बताया जाता है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम की किताब में, जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है। आसान सवाल है, बहुत बढ़िया। पूछा जाएगा कि किस वर्ष यह लिखी जाती है। सर ये किताब पब्लिश होती है 1901 में। किताब पब्लिश होती है आपकी 1901 में, यह किताब पब्लिश होती है। इसके बाद हम देखें तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया बाय रमेश चंद्र दत्ता। रमेश चंद्र दत्त के द्वारा जो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, इसके अंदर इंडिया की हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा भी डेवलपमेंट इसके अंतर्गत नहीं है। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इंडिया इकोनॉमी डेवलपमेंट बताया गया। अच्छा खासा गोपाल कृष्ण गोखले फेमस होते हैं अपने 1905 के सर्वेंट सोसाइटी के लिए। इन्होंने सर्वेंट सोसाइटी की स्थापना करी है, काफी ज्यादा फेमस ये रहे हैं। इंडियन स्ट्रगल बाय सुभाष चंद्र बोस, यह 2 वॉल्यूम्स में आती हैं। इसके 2 पार्ट्स आते हैं जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा भारत में किए गए कार्य हैं, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा विदेशों में किए गए कार्य हैं, उन दोनों के बारे में ही यहाँ डिस्कशन होता रहा है। तो यह भी आपको बहुत बढ़िया प्रकार से देखने को मिलेगा। ठीक बात। इससे बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो दूसरे नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अलीपुर बॉम्ब कांड जो था, दूसरे नंबर का क्वेश्चन बढ़िया सवाल है। अलीपुर बॉम्ब कांड 1908 के लिए कौन सा क्रांतिकारी संगठन जिम्मेदार था, जिसके कारण अरबिंदो घोष की गिरफ्तारी और मुकदमा भी चला था? आपको अलीपुर में एक बॉम्ब कांड देखने को मिलता है। अलीपुर में एक बॉम्ब कांड आपको देखने को मिलता है, उसके अंतर्गत यह बात करता है, बगैर परेशानी के इसके अंतर्गत बताएंगे, ठीक है। बगैर परेशानी के इसके अंतर्गत आप बताएंगे। मुजफ्फरपुर में कुछ मामले चले थे और मुजफ्फरपुर में एक जो जज था वो बहुत ज्यादा ही मतलब बुरा माना जाता था। एक मुजफ्फरपुर का एक जज बहुत बुरा माना जाता था, 1908 की बात कर रहा हूं। तो अलीपुर बॉम्ब जो कांड है वो समझना। तो 2 पर्सन्स हैं, कोई मतलब मैं नाम भी बताऊंगा, 2 पर्सन्स हैं, इनके द्वारा किंग्सफोर्ड नाम के जज की गाड़ी पर बॉम्ब फेंक दिया गया। किंग्सफोर्ड नामक जज की गाड़ी पर, किंग्सफोर्ड नामक जज की गाड़ी पर बॉम्ब फेंका। जज की गाड़ी पर बॉम्ब फेंक दिया जाता है, गाड़ी पर बॉम्ब फेंक दिया जाता है। क्लियर है? ओके से। तो ये जो बॉम्ब फेंका किंग्सफोर्ड नामक जज की गाड़ी पर फेंका। किंग्सफोर्ड गाड़ी में नहीं था, किंग्सफोर्ड बच गया, किंग्सफोर्ड बच जाता है, किंग्सफोर्ड बचा, लेकिन कैनरी की डेथ हो गई और किंग्सफोर्ड की बच्ची की डेथ हो गई। तो किंग्सफोर्ड की जो पत्नी थी कैनरी, वो मर गई। पत्नी का नाम था कैनरी, वो इसमें मर जाती है, कैनरी मर जाती है डेथ। और साथ में इसकी जो बेटी है उसकी भी डेथ हो गई, बेटी ये भी मर जाती है। तो दोनों की मृत्यु हो गई, दोनों की मृत्यु यहां पर होती है, दोनों की मृत्यु यहां पर होती है, याद रखना। यह अनुशीलन समिति के द्वारा किया गया कार्य था, जो 1902 में स्थापित हुई थी। तो 2 मेंबर्स हैं जो अनुशीलन समिति के सदस्य रहे हैं। पूछा जाएगा ये जो अनुशीलन समिति है इसका निर्माण किसने किया? सर ये बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा अनुशीलन समिति बनाई गई है भाई। बरिंद्र कुमार घोष ने इसको बनाया है। बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा इसको बनाया गया है। थोड़ा सा इसके बारे में याद रखेंगे। करेक्ट आंसर अनुशीलन समिति ही होगा। लेकिन पॉइंट ये आता है, ये 2 लोग कौन थे? खुदीराम और प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम है और साथ में है प्रफुल्ल चाकी, ये 2 लोग आपको देखने को मिल जाएंगे, खुदीराम और प्रफुल्ल चाकी। अब जो खुदीराम है, राइट, जो खुदीराम और यहां है प्रफुल्ल चाकी है। अब इनको दी जाती है मृत्युदंड की सजा। अब इनमें लोगों को डर लगने लगता है कि कैसी कैसी चीजें होंगी, दिक्कतें आएंगी, या ये होगा या कुछ और होगा। तो जो खुदीराम है इनको तो सजा दी जाती है कि भाई इनको तो फांसी लगा दी जाती है। ये यंगेस्ट हैं जिनको फांसी लगाई गई है, ये सबसे युवा हैं जिनको फांसी लगाई गई है, सबसे युवा जिनको फांसी लगाई गई है। और दूसरा अगर मैं बात समझूं, प्रफुल्ल चाकी हैं,
प्रफुल्ल चाकी आपको देखने को मिलते हैं, इन्होंने आत्महत्या कर ली है, इन्होंने आत्महत्या कर ली है। तो ये पूरा केस था, मेरे ख्याल से आप पूरे केस को समझ पाए हैं। इससे रिलेटेड कुछ भी आएगा आप कर लेंगे, ठीक है, कुछ भी आएगा आप यहां पर कर लेंगे, ठीक बात है। आगे हम बात करते हैं अगला पॉइंटर क्या बनेगा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में होती है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई। गदर पार्टी की स्थापना आपकी होती है। अब गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा करी गई है भैया, ये बहुत बड़ा पॉइंट बनेगा। गदर पार्टी की स्थापना किसने करी है यहाँ पर। तो गदर पार्टी की स्थापना जो की जाती है इसके बारे में थोड़ा सा समझना कि गदर पार्टी की स्थापना किसने करी है। हमारे सामने स्पष्ट तौर पर आएगा गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई है। सर यह होती है, पहली बात तो सैन फ्रांसिस्को में होती है, सैन फ्रांसिस्को में आपको देखने को मिलती है। और यह होती है भाई दयाल सिंह के द्वारा। दयाल सिंह आपके हैं, दयाल सिंह हैं। और आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें करतार सिंह है। करतार सिंह आपको देखने को मिलते हैं। सोहन सिंह भकाना है और रामचंद्र है। सोहन सिंह भकाना है, सोहन सिंह भकाना है और रामचंद्र आपको देखने को मिल जाएंगे, और आपको देखने को मिल जाएंगे रामचंद्र। अभिनव भारत सोसाइटी 1904 में बनी है और इसके जो हेड हैं वो है वीर सावरकर जी। हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में बनी है। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में, फिरोज शाह में बनी है, कोटला में। और इसके जो हेड हैं वो कौन कौन है सर, चंद्रशेखर आजाद, और साथ में चंद्रशेखर आजाद जी के साथ में आपके भगत सिंह एंड ऑल ऑल ऑल, इस प्रकार से लोग आपको देखने को मिलेंगे। ये बहुत अच्छा सवाल था, बड़े प्यार से इस सवाल को आप समझिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको ये देखने को मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको ये देखने को मिलेगा। इसके बारे में अच्छे तरीके से चीजों को याद रखना, ठीक है, अच्छे तरीके से इसके बारे में चीजों को याद रखना। आगे हम बात करें, लिख लिया आपने, चलो बहुत बेहतरीन। आगे अगला सवाल, तीसरे नंबर का सवाल बताइए, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास होता है कांग्रेस के किस सेशन में, इसके बारे में बताइए। सारे ही सेशन अपने आप में जरूरी हैं, तो मैं हर एक सेशन की चर्चा कर लेता हूं, ठीक है, याद रखना। देखो आज जैसे मासूम नाम का बच्चा है, ये कमेंट करे जा रहा है, इसको करने दो क्योंकि इसको मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझ नहीं पा रहा है। अब तुम बाकी बच्चे तुम देखो, अब तुम्हें एक बात बताता हूँ, अभी तुम छात्रों की संख्या काफी कम देख रहे हो, है ना, याद रखना। दिस इज कॉल्ड द सर्किल ऑफ द टाइम। ये समय का चक्र है, कभी घूमता है कभी नहीं घूमता है। तो इससे आप अपने आप को परेशान मत किया करो। मतलब वैसे बता रहा हूँ कि मैं इससे या तो मैं परेशान हो जाऊँ या मैं इस क्लास को बेहतर तरीके से आपके लिए कराऊँ, तो ये चीज मुझे अप्रभावित है मेरे लिए, कि ये चीज मुझे प्रभावित नहीं करेगी, ठीक है। बच्चे हैं जहाँ जाना है जाने दो, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि भाई ये क्लास आपके लिए जरूरी है, तो आपको रेगुलर यहाँ रहना चाहिए। उसके बावजूद भी अगर आप अभी भी बहकावे या किसी भी प्रकार की अन्य चीजों में है तो कोई आवश्यक नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, खुल के खेलिए, बाद में देख लेना। आप बस जीवन में कोई परेशान मत होना। आगे बढ़ते हैं। लाहौर सेशन जो 1929 में आपने देखा है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, इसी के अंतर्गत पारित किया जाता है आपका रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे आपका यहीं पर पूर्ण स्वराज की बात यहां पर की जाती है, पूर्ण स्वराज की बात यहां पर की जाती है, ठीक है, याद रखना। यहीं पूर्ण स्वराज की बात आपकी की जाएगी, पूर्ण स्वराज की बात आपकी यहीं पर की जाएगी। नेक्स्ट है कराची सेशन 1931, सरदार पटेल कराची सेशन 1931 में आता है। तो कराची सेशन के बारे में भी एक चीज बहुत ध्यानपूर्वक आप लिखेंगे कराची सेशन के बारे में, कि ये वो सेशन है जहां पहली बार डिमांड होती है। यहीं पर पहली बार डिमांड किस चीज की हुई है, पहली बार डिमांड हुई है किस चीज की, फंडामेंटल राइट की, डीपीएसपी की, और यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी यानी वोटिंग की भी हुई है। यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी यानी वोटिंग की भी हुई है। 1917 में बाल गंगाधर तिलक हेड नहीं रहे, अंबिका चरण मजुमदार हेड थे। और यहीं पर कांग्रेस का जो दोनों दल हैं, गरम दल और नरम दल, वो दोनों मिल जाते हैं। और साथ ही साथ कांग्रेस के मिलन के साथ साथ मुस्लिम लीग के साथ भी उनका पैक्ट होता है। कलकत्ता सेशन 1928, इसके हेड सुभाष चंद्र बोस कभी नहीं रहे, इसके सेशन मोतीलाल नेहरू रहे हैं, मोतीलाल नेहरू रहे हैं, मोतीलाल रहे हैं। और इसी के अंतर्गत नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी, और इसी नेहरू रिपोर्ट के अंदर कहा गया था कि भारत को डोमिनियन बना दो। और इसी के विरोध में यह आपका लाहौर का सेशन हुआ था, जो इसकी सारी धारणाओं को क्लियर करके आपको बताता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल तीसरे के बाद चौथे नंबर का सवाल आपका ये रहा, Which Indian revolutionary was associated with the Indian House in London and later was hanged for the assassination of Sir Curzon Wiley?
कौन सा भारतीय क्रांतिकारी लंदन में इंडियन हाउस से जुड़ा था और बाद में कर्जन वायली की हत्या के लिए फांसी पर उनको लटकाया जाता है? 1910 की बात है। नाम बताइए कौन पर्सनालिटी है जिनके द्वारा कर्जन वायली की हत्या की जाती है? जिनके द्वारा कर्जन वायली की हत्या की जाती है, इनके बारे में बताइए बगैर परेशानी के। बहुत इंपॉर्टेंट है बात। देखो बात यह है 1900 नहीं, फांसी 1909 में दी गई, 10 नहीं बचे, 1909, 1909। मदनलाल ढींगरा आपको देखने को मिलेंगे। मदनलाल ढींगरा 1909 में यह इंग्लैंड पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पढ़ने की बजाय मदनलाल ढींगरा साहब क्या करते हैं सर, इनके द्वारा 17 तारीख के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं, 17 तो नहीं, 1 जुलाई के अंतर्गत, 1 जुलाई के अंतर्गत इनके द्वारा हत्या कर दी जाती है। किसकी? जनरल वाइली की हत्या कर दी, कर्जन वाइली की हत्या कर दी जाती है। 1 जुलाई में हत्या करते हैं, फिर 17 अगस्त को इनको फांसी पर लटका दिया गया। 17 अगस्त 1909 में इनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। एग्जीक्यूट इनको कर दिया गया, इनको फांसी दे दी गई, मदनलाल ढींगरा को फांसी दे दी गई। ठीक है, याद रखना। ऊधम सिंह जी फेमस है। ऊधम सिंह जी ने किसकी हत्या करी? ऊधम सिंह जी के द्वारा हत्या की जाती है 1940 में। किसकी? जनरल डायर की। 1940 में हत्या करते, 1940 में जनरल डायर इन्होंने मारा है। जनरल डायर इनके द्वारा मारा जाता है, जनरल डायर इन्होंने मारा है। भगत सिंह की चर्चा करते हैं। भगत सिंह जी को आप जानते हैं कि 1928 में इनके द्वारा इन्होंने गोली चलाई थी किस पर? 1928 में इन्होंने गोली चलाई थी जेपी सॉन्डर्स पे, जो कि मारा गया है। जेपी सॉन्डर्स जो कि मारा गया अकॉर्डिंग टू द पेपर्स। वास्तविकता में यह गोली इन्होंने नहीं चलाई थी, वास्तविकता में यह गोली सुखदेव ने चलाई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, यह आपके काकोरी कांड से रिलेट करते हैं, यह आपके काकोरी कांड से रिलेट करते हैं, काकोरी कांड से रिलेट करते हैं। और कमाल की बात यह है कि काकोरी कांड में इनको फांसी दी गई थी, और ये वो बहादुर सैनिक हैं जो 1926 में, 1927 में गोरखपुर में जिनको फांसी पर लटका दिया गया, गोरखपुर में इनको एग्जीक्यूट किया गया, गोरखपुर में हैंग्ड अप, और ये शहीद हो गए। तो याद रखना करेक्ट आंसर मदनलाल ढींगरा होगा, मदनलाल ढींगरा होगा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इन सब के बारे में आप बहुत अच्छे प्रकार से चीजों को आप याद रखेंगे, याद रखने। आगे हम बात करते हैं 5वें नंबर का सवाल। 5वें नंबर के सवाल की हम चर्चा करते हैं। द सूरत स्प्लिट ऑफ 1907 इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर प्रीलिमिनरी बिटवीन टू फ्रैक्शंस। सूरत स्प्लिट में दो भागों में बढ़ जाती है, वो किस किस प्रकार से दो भाग में बढ़ती है, इन दोनों भागों की चर्चा आपको करनी है, तो इसके बारे में बताएंगे। दो भागों की चर्चा के बारे में बताएंगे। श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडियन हाउस की स्थापना की गई थी। बिल्कुल, श्यामजी कृष्ण वर्मा ही 1901 से लेकर 4 के बीच में इसकी स्थापना करते हैं। चलिए बात करते हैं। मॉडरेट्स लीड बाय गोपाल कृष्ण गोखले, एक्सट्रीमिस्ट लीड बाय बाल गंगाधर तिलक। बहुत बढ़िया। कम्युनिस्ट वर्सेस सोशलिस्ट, हिंदू महासभा वर्सेस मुस्लिम लीग, कांग्रेस वर्सेस रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट। राइट, एस्टैब्लिशमेंट होती है ये वाली। मॉडरेस्ट लीड बाय गोपाल कृष्ण गोखले, एक्सट्रीमिस्ट लीड बाय लाला लाजपत राय। ये लाला जी के साथ भी लिख लेना, लाला लाजपत राय भी इसके अंदर मेन फेस देखने को मिले हैं, लाजपत राय। झगड़ा इस बात को लेकर हुआ था कि कांग्रेस के अब पद को कौन संभालेगा। 1905 के अंदर आप देखते हैं कि बंगाल का विभाजन हुआ, तो जो गर्म दल के नेता हैं वो इस चीज से खुश नहीं है। ठीक है, तो वो इस चीज से खुश नहीं है। राइट, 1905 में बंगाल डिवीजन से जो गर्म दल है वो खुश नहीं है। 1906 में जो मुस्लिम लीग बनी है उससे भी एक्सट्रीमिस्ट खुश नहीं है। तो उन दोनों के मध्य जो विवाद है वो 1907 में सामने आया सूरत में। कहा गया कि जो चुनाव जीतेगा वो नेता बनेगा। लाला लाजपत राय चुनाव में खड़े थे, चुनाव जीत गए, लेकिन बावजूद उसके इनको नेता नहीं चुना, रास बिहारी बोस को नेता चुना। इस वजह से इनके मध्य विवाद पल गए। ठीक है, 6वें नंबर का सवाल बताइए। चोरी चोरा घटना 1922 के कारण गांधी जी ने कौन सा प्रमुख आंदोलन स्थगित कर दिया था? ठीक है, सवाल तो बहुत आसान देखने को लग रहे हैं आपको, है ना, बट इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ध्यान से समझना। एक बच्चा कह रहा है सर आईएनसी के सवाल इसमें नहीं आते। बच्चे आईएनसी के अलग से चैप्टर में कराऊंगा ना। ठीक है, जय जगन्नाथ भाई, जय जगन्नाथ नैमिश भाई। ठीक है, याद है क्या? चलो, हल्की सी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है अभी फिलहाल में। ठीक है, तो वो जैसे ही ठीक होती है उसके बाद आप पुराने वाले मुझे देख पाएंगे।
चोरा चोरी घटना की हम बात करते हैं 1922 गांधी जी ने कौन सा प्रमुख आंदोलन स्थगित किया है, बात कर रहे हैं। असहयोग आंदोलन शुरू किया जाता है 1920 में और ये 22 में खत्म हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया गया था, 31 में यह समाप्त हुआ है। 1931 में ये रीस्टार्ट हुआ है, फिर 1933 में यह कंप्लीटली खत्म हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, खिलाफत आंदोलन 1919 से लेकर 1992 तक। अब इसके अंदर पॉइंटर्स का डिस्कशन कर लेते हैं। यह असहयोग आंदोलन था जो कि अगस्त के महीने में शुरू किया गया था और इसको 12 फरवरी को रोक दिया गया क्योंकि चोरा चोरी घटना होती है। सर यह गोरखपुर के पास आपको देखने को मिलेगी, गोरखपुर के पास आपको देखने को मिलेगी। और यहां पर कितने लोग मारे गए सर? 22 पुलिसकर्मी मारे गए, 22 पुलिस वाले मारे जाते हैं, 22 पुलिस वाले स्टेशन में आग लगाकर मार दिए गए, जिस वजह से गांधी जी ने 12 फरवरी को अनाउंस कर दिया कि अब मैं इस आंदोलन का हिस्सा नहीं हूं, 10 फरवरी को। और इसके बाद आप ये समझना कि 12 मार्च में गांधी जी का अरेस्ट हो जाता है। 12 मार्च में गांधी जी का अरेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इसके अंतर्गत भी आपको कोई समस्या होगी, समस्या आपको देखने को मिलेगी, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलिए। सीएन ब्रूमफील्ड कौन है? एक बच्चा पूछा सीएन ब्रूमफील्ड कौन है। भैया गांधी जी को यहाँ पर 12 मार्च को अरेस्ट करके जो सजा मिली है वो दी गई है ब्रूमफील्ड के द्वारा। ब्रूमफील्ड नाम के जज ने दी है। ब्रूमफील्ड जज है जो गांधी जी को 6 साल की सजा सुनाए, 6 इयर्स की सजा गांधी जी को सुनाई जाएगी दंगा भड़काने के केस। नमक तोड़ आंदोलन इनका सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट था। भारत छोड़ो आंदोलन 7 अगस्त को आपका स्टार्ट होता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा याद रखेंगे। 7 अगस्त में आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, चलो। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है 7वें नंबर का सवाल। बताइए, आपसे पूछा गया है किस भारतीय क्रांतिकारी संगठन ने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के लिए काकोरी ट्रेन डकैती 1925 की योजना बनाई थी। तो काकोरी ट्रेन डकैती 1925 की जो योजना बनाई जाती है वह किसके द्वारा बनाई जाती है? ठीक है, याद रखना। जय महेशमती अमित भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चलो चलो फटाफट से आंसर करिए। ठीक है, फटाफट नोट करते हैं। तो देखो, बात को बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा जिससे कि आपको समस्या भी ना आए और आप चीजों को समझ भी पाए, आप चीजों को समझ भी पाए। ठीक है, चलो। ठीक, ओके। अच्छा, पहले आपके कमेंट्स वगैरह ही देख रहे हैं। चलो, एक बच्चे का कमेंट है कि सर चॉकलेट डे सेलिब्रेट कर लीजिए। बाबू, कब तक अपने मम्मी पापा से चॉकलेट के लिए रुपए मांगते तुम अच्छे लगोगे हैं? अरे थोड़ा कुछ तो शर्म करो। पहले अपने पैसे से चॉकलेट कमाओ, फिर अपनी महिला मित्र अथवा पुरुष मित्र को चॉकलेट दो, तभी तो माहौल बनेगा चॉकलेट डे का, है? ऐसे थोड़ी चॉकलेट डे का माहौल बनता है। क्या बात कर रहे हैं? आगे हम बात करते हैं। भारतीय क्रांतिकारी संगठन ने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के लिए काकोरी ट्रेन एक्शन किया था 1925। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बनता है 1924 में। तो 1924 में जब इसकी स्थापना होती है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की, यह कहां पर होती है? कानपुर में इसकी स्थापना होती है। कौन कौन शामिल है वो समझिए। सर इसके अंदर शामिल हैं आपके चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर हैं। चंद्रशेखर जी के साथ आपके कौन है? राजेंद्र लाहाड़ी हैं, राजेंद्र हैं। ठीक है, रोशन है, रोशन है। अशफाक उल्ला है, अशफाक उल्ला, अशफाक उल्ला भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये पहले मुस्लिम क्रांतिकारी हैं, ये पहले मुस्लिम क्रांतिकारी हैं जिनके द्वारा, मतलब जिनको फांसी पर लटकाया गया था। ठीक है, याद रखना। इसके अंदर 4 लोगों को फांसी हुई थी, 4 लोग को फांसी हुई थी, 4 लोग को फांसी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, किसको है? राजेंद्र, रोशन सिंह सोनी, अशफाक उल्ला और राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद, इन 4 लोगों को यहां पर फांसी हुई है, ये बच गए हैं। 17 लोगों को जेल हुई है। ये काम है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की। इसकी मैं चर्चा कर चुका हूं। इसकी भी युगांतर एक पत्रिका के तौर पर आपको देखने को मिलता है, ना कि किसी आपके डिपार्टमेंट के तौर पर। ठीक है, याद रखिए।
8वें नंबर का सवाल आप बताएंगे, साल्ट सत्याग्रह, डांडी मार्च 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ और किस तारीख को डांडी में समाप्त हुआ, बताइए। 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक यह चलता है, याद रखिएगा। गांधी जी ने धोती जो पहनी है, 1921 में गांधी जी साउथ इंडिया जाते हैं, गांधी जी साउथ इंडिया गए थे, साउथ इंडिया जाते हैं, साउथ इंडिया गए थे असहयोग आंदोलन में, इंडिया गए थे असहयोग आंदोलन में गए थे, असहयोग आंदोलन में, यह इंडिया के साउथ इंडिया में जाते हैं। तो जब ये असहयोग आंदोलन में गए थे तो वहां पर ही इन्होंने अनाउंस किया था कि मैं अब केवल भारतीय वेशभूषा यूज करूंगा, केवल भारतीय वेशभूषा यूज करूंगा, भारतीय वेशभूषा यानी धोती पहनूंगा, वेशभूषा मतलब कि धोती पहनूंगा, धोती पहनूंगा, धोती प्लस मैं अपना सर भी मुंडा लूंगा, ये इन्होंने यहीं पर बोला है। ठीक है, 12 मार्च से 6 अप्रैल के बारे में थोड़ा सा आप याद रखेंगे, ये इनके द्वारा किए गए प्रमुख कामों में से एक आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 24 दिन चले थे, 50,000 लोग इसमें शामिल हो गए थे। ठीक है, मीराबेन, ठीक है, सरदार पटेल और आपकी सरोजिनी नायडू, ये वो लोग हैं जो इसके अंतर्गत शामिल हैं। ठीक है, याद रखना, तो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, 24 डेज इसमें लगे हैं और 50,000 लोग इसमें शामिल हुए थे, 50 के पर्सन्स इसमें आपके इन्वॉल्व हो गए थे, पर्सन्स इसमें इन्वॉल्व हो गए थे। ठीक है, याद रखेंगे। लंगोट पहनी थी 1921 में पहनी थी धीरज भाई। आगे हम बात करते हैं। ठीक है, चलो 9वें नंबर का सवाल बताइए, अगस्त ऑफर प्रपोज्ड बाय वायसरॉय लिनलिथगो वाज रिजेक्टेड बाय द कांग्रेस, कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट क्यों कर दिया, इसके बारे में आप बताइएगा, कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट क्यों कर दिया, फटाफट बताइए, कांग्रेस के द्वारा इसको रिजेक्ट क्यों कर दिया गया है, ताबड़तोड़ तरीके से बताओ। सर कितने किलो की चॉकलेट देने से चॉकलेट डे मनाते हैं, मन से होनी चाहिए भाई। ठीक है, चलिए ओके, चलो हम चर्चा करते हैं इसके अंतर्गत। देखिए, इट डिड नॉट कंसीडर डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, क्योंकि भाई अगस्त ऑफर के फ्लॉप होने के पीछे का कारण था क्योंकि इसने कहा था कि पूरी स्वतंत्रता आपको नहीं मिलेगी, पूरी स्वतंत्रता की चर्चा यहां पर नहीं की गई थी, पहला पॉइंट यह है। दूसरा पॉइंट आपको देखने को मिलता है कि इसमें कार्यकारी परिषद में भारतीय प्रतिनिधित्व शामिल नहीं थे, ये भी है। और तीसरा है कि इसने युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस का वादा किया था, युद्ध के बाद इसने कहा था कि हाँ हो सकता है कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस के बारे में चर्चा कर दें, इसके तरीके से ही इसको रखा जाए। तो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक, अगस्त प्रस्ताव को लेकर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था इट इज एज डेड एज डोरनेल, इट इज एज डेड एज डोरनेल, इसको घोषित किया गया है। जेएल नेहरू ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जो 1940 ऑफर है, 1940 अगस्त ऑफर है, ये बिल्कुल बेकार है, अगस्त ऑफर है, इट इज एज डेड एज डोरनेल, एज डेड एज डेड एज डोरनेल आपको देखने को मिल जाएगा, डोरनेल आपको ये देखने को मिल जाएगा। अच्छा, गांधी जी ने इसका विरोध कैसे किया था, गांधी जी ने इसका विरोध जो किया था, ठीक है याद रखना, गांधी जी ने विरोध किया था इसका आपका इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू करके, गांधी जी ने जो विरोध किया, गांधी जी द्वारा जो विरोध हुआ वो कैसे हुआ था, इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू करके विरोध हुआ होता है, वो कैसे, बाई इंडिविजुअल सत्याग्रह। इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह को शुरू किया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह को इन्होंने शुरू किया था, सत्याग्रह को शुरू किया था, 1941 में शुरू होता है। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे आपको देखने को मिलेंगे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगले सवाल की तरफ चर्चा करते हैं। ठीक है, लीजिए 10वें नंबर का सवाल, क्रिप्स मिशन 1942 मुख्य रूप से किस कारण विफल हुआ, बताइए। कांग्रेस ने सत्ता के तत्काल हस्तांतरण और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की और प्रस्तावों ने प्रांतों को भारतीय संघ से अलग होने की अनुमति दी। क्रिप्स मिशन में रक्षा मामले ब्रिटिश हाथों में रहेंगे, ऑल ऑफ द अबव। कौन सा पॉइंट है, क्रिप्स मिशन फेल क्यों रहा, ठीक है फटाफट बताओ, क्रिप्स मिशन आपका फेल क्यों होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं बगैर परेशानी के। ठीक है, बताइए। ओके, ठीक है, चर्चा करते हैं। देखो, क्रिप्स मिशन को भारत लेके आने वाले जो लोग थे, तीन मुख्य लोग इसको लेके आए थे, तीन मेजर पर्सन आपको देखने को मिल जाएंगे, तीन मेजर पर्सन। अलेक्जेंडर, इसमें पहले तो स्टैनफोर्ड क्रिप्स हेड है, स्टैनफोर्ड क्रिप्स हेड है इसमें। स्टैनफोर्ड क्रिप्स कौन है बच्चे, स्टैनफोर्ड क्रिप्स सर इसमें हेड आपको देखने को मिल जाएंगे, बट ठीक है भाई। बाकी के लोग एवी अलेक्जेंडर हैं,
और है पैथिक लॉरेंस, और है आपके पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक, याद रखना। तो कांग्रेस ने सत्ता के तत्काल हस्तांतरण और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर ली थी, इसलिए ये फेल रहा। प्रस्तावों में प्रांतों को अलग होने की अनुमति दी थी, नेहरू को पसंद नहीं था, रक्षा मामले ब्रिटिशर्स के हाथ में थे, सभी रीजन थे। इवन इसको गांधी जी ने कहा कि दिस इज पोस्ट डेटेड चेक, कि यार ये चीज अगर आप पहले देते तो शायद हम इसको एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन अभी हमारे लिए इस चीज का कोई यूज नहीं है। तो गांधी जी ने कहा था दिस इज पोस्ट डेटेड चेक, गांधी जी ने कहा, गांधी जी के द्वारा कहा गया दिस इज पोस्ट डेटेड चेक, दिस इज पोस्ट डेटेड चेक। गांधी जी कहते हैं कि यह पोस्ट डेटेड चेक है, पोस्ट डेटेड चेक गांधी जी के द्वारा इसको बताया गया था। और इसके बाद अगर हम बात करें नेहरू जी ने क्या कहा था, नेहरू जी ने कहा था कि भाई भले ही ये पोस्ट डेटेड चेक है, बट नेहरू जी का अपना एक अलग दबदबा रहा है। तो नेहरू जी ने इसको लेकर ये कहा कि भैया कि दिस इज पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैश बैंक, दिस इज पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैश बैंक, पोस्ट डेटेड चेक अपॉन क्रैश बैंक, अपॉन क्रैश बैंक आप इसका कहा गया, क्रैश बैंक कहा गया। ठीक है, याद रखना। अब इसमें क्रैश बैंक ब्रिटेन को कहा गया है, इसमें क्रैश बैंक किसको कहा गया, ब्रिटेन को कहा गया है। आगे हम बात करते हैं 11वें नंबर का सवाल। आपको क्या है कि आपको कॉलम ए के साथ कॉलम बी को मिलाना है, किसके द्वारा क्या लिखी गई है। ठीक है, किताब के बारे में बात करते हैं, कौन सी किताब किसने लिखी है, बहुत अच्छा सवाल। ठीक है, चलो हम बात करते हैं। सर भारत की स्वतंत्रता में हिटलर की क्या भूमिका है। हिटलर एक तरीके से प्रेशर ग्रुप की तरह था, हिटलर प्रेशर ग्रुप की तरह था। ठीक है, याद रखिएगा। देखो बात करते हैं, किताब आपको देखने को मिलती है चंदालिका, ये लिखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। तो आप ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें सी का 1 हो, सी का 1 दो ही ऑप्शन में है, तो पहला ये नहीं हो सकता, सी का 1 होना चाहिए। ए है और उसके बाद बी है, द ब्रोकन विंग जो लिखती है वो सरोजिनी नायडू लिखती हैं, तो बी का 3 होना चाहिए, बी का होना चाहिए 3, वो यहीं पर आपको देखने को मिलेगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इस तरीके से इसको बहुत प्यारे तरीके से इसको टैकल किया जा सकता है। सारे ऑप्शंस मिलाने के लिए जाओगे उससे अच्छा कि बुद्धिमत्ता का यूज करिए। माई मास्टर स्वामी विवेकानंद जी की और पवन शर्मा की बीइंग इंडियन, पवन शर्मा की किताब है। ठीक है, याद रखिए। आगे बढ़ो, 12वें नंबर का सवाल। बीडी सावरकर के द्वारा 1904 में संगठित क्रांतिकारी गुप्त जो समूह था उसका नाम क्या था। इन्होंने गुप्त समूह की स्टार्टिंग करी है, इन्होंने गुप्त समूह की स्टार्टिंग करी है, इसके बारे में आप समझिएगा क्या आपको देखने को मिलती है। सर मैं बता चुका हूं कि युगांतर एक पत्रिका है जो बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा शुरू की गई है, यह बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा शुरू की गई है, युगांतर पत्रिका है, यह एक पत्रिका है जिसको बरिंद्र घोष के द्वारा शुरू किया गया, स्टार्टेड बाय बरिंद्र घोष, स्टार्टेड बाय बरिंद्र कुमार घोष। स्टार्ट कौन करते हैं, बरिंद्र कुमार घोष ने इसको शुरू किया है, बरिंद्र कुमार घोष ने इसको स्टार्ट किया है। वहीं अगर मैं बात करूं आपकी क्या कि भाई वीडी सावरकर के द्वारा अभिनव भारत को शुरू किया गया है 1904 में, अभिनव भारत को स्टार्ट किया गया है 1904 में, अभिनव भारत के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक बात है, ओके, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखना। 13वें नंबर के सवाल की हम चर्चा करते हैं, इसके बारे में फटाफट बताएंगे। 13th क्वेश्चन, लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता था। इस ऐतिहासिक समझौते के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे और मुस्लिम लीग के नेतृत्व किसने किया, फटाफट बताओ। मुस्लिम लीग का जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए बताओ, बात करते हैं। पहले अंबिका चरण मजूमदार हेड है, मोहम्मद अली जिन्ना। पूछा जाता है मुस्लिम लीग के बीच महत्वपूर्ण समझौता है, ऐतिहासिक समझौते के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे, मुस्लिम लीग का नेतृत्व कौन कर रहे थे। परफेक्ट है, करेक्ट आंसर है अंबिका चरण मजूमदार, और दूसरी तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना। परफेक्ट है। सरोजनी नायडू ने कहा था कि मोहम्मद अली जिन्ना इज द एम्बेसडर या एंजल फॉर द ट्रीटी बिटवीन द मुस्लिम्स एंड द हिंदूज, इसको कहा गया था। यहाँ पर जो आपको देखने को मिलती हैं, जो हमारी सरोजनी नायडू हैं, वो कहती हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता का जो एंजल है वो कोई और नहीं बल्कि वह मोहम्मद अली जिन्ना है। ठीक है, चलो याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं विष्णु भाई, 14वें नंबर का सवाल बताइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था।
किस क्रूर ब्रिटिश अधिकारी ने गोलीबारी का आदेश दिया था और उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? फटाफट बताइए, पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे और यह आदेश किसके द्वारा दिया गया था? दोनों ही चीजों को इसके अंतर्गत समझाएंगे तो चीजें आपके सामने और बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। देखो, बदला लिया जाता है। देखो, यहां पर जो गोली चलाने के आदेश हैं, यह ब्रिटिश अधिकारी जो था वो रेजिनॉल्ड डायर था। माइकल डायर वो है जिसने आदेश पारित किया था, जिसने आदेश को पारित किया था, आदेश पारित ये किया था। और मौका वारदात पर गोली चलाने वाला रेजिनॉल्ड डायर था। जो माइकल और डायर है, इनको मारा जाता है, इनकी हत्या की जाती है। उधम सिंह इन्हीं की हत्या करते हैं। तो उधम सिंह के द्वारा जो इनकी हत्या की जाती है वो की जाती है भैया 13 मार्च 1946 में। 13 मार्च 1940 में इनकी हत्या की जाती है, समझिएगा। 13 ऑफ मार्च 1940 में हत्या की जाती है बाई ऊधम सिंह। ठीक है, हत्या बाई ऊधम सिंह, बाई ऊधम सिंह, ऊधम सिंह के द्वारा हत्या की जाती है। तो थोड़ा सा इसमें भी याद रखेंगे कि ऊधम सिंह ने हत्या करी है। करेक्ट आंसर ए देखने को मिलेगा। ठीक बात, ओके सर। याद रखना, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। किस क्रूर ब्रिटिश अधिकारी ने गोलीबारी का आदेश दिया था? तो मैंने बताया रेजिनॉल्ड डायर। ये अच्छा, यहां पर जो जनरल डायर है, जनरल डायर ना कि माइकल डायर, जनरल डायर के द्वारा एक आदेश और भी दिया गया है। इसने 11 अप्रैल 1919 को इसने क्रॉलिंग एक्ट भी पारित किया था। इसके द्वारा क्रॉलिंग एक्ट भी पारित किया गया है। क्रॉलिंग एक्ट क्या होता है? क्रॉलिंग एक्ट आपको क्या देखने को मिलता है कि भैया मार्शला शेरवुड नाम की महिला को 10 अप्रैल में लोगों की भीड़ ने गिरा दिया, तो 11 तारीख को तुरंत एक क्रॉलिंग एक्ट लागू कर दिया गया कि जिस गली में मार्शला गिरी है वो 180 मीटर लंबी गली है। अगर उसमें से कोई भी भारतीय निकलना चाहता है तो उसको अपने हाथों के बल रेंग कर निकलना पड़ेगा। यह जनरल डायर के द्वारा दिया गया आदेश था। 15वें नंबर का सवाल ये रहा। रॉलेट एक्ट 1919 को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। किस क्रांतिकारी नेता ने प्रसिद्ध रूप से कहा था कि देश के कानून अपराधियों के लिए हैं, शांतिपूर्ण नागरिकों के लिए नहीं है? तो ये किसके द्वारा कहा गया है? यह किसने कहा है कि यह जो कानून है ये लोगों के लिए है जो लोग बुरे हैं, बेसिकली देखा जाए तो। ठीक है, ये अपराधियों के लिए है। ये किसने कहा है? अनिकेत मौर्य नाम के छात्र हैं जिनका जन्म दिवस है। आपको जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे हम बात करते हैं रॉलेट एक्ट को लेकर कि भैया इसको काला कानून कहा जाता है, रॉलेट एक्ट। तो थोड़ा इसके बारे में चर्चा कर लीजिए। रॉलेट एक्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो भाई जी, रॉलेट एक्ट के बारे में आप समझना, रॉलेट एक्ट के बारे में आप समझना, इसको 18 मार्च में इसको पारित किया गया। पारित किया गया कब? 1919 में। और इसको 21 मार्च में लागू कर दिया गया। इसको 21 मार्च में कर दिया गया लागू। 21 मार्च में इसको कर दिया गया लागू। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना। तो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा कि भैया 18 मार्च को पारित हुआ, 21 मार्च को लागू हुआ। और गांधी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि ये शांतिपूर्ण नागरिकों के लिए नहीं है, देश का कानून अपराधियों के लिए है, शांतिपूर्ण नागरिकों के लिए नहीं है। करेक्ट आंसर ए होगा। करेक्ट आंसर आपको क्या देखने को मिल जाएगा? करेक्ट आंसर ए आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ए होगा करेक्ट आंसर। याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। दूसरा अगर मैं बात बताऊं, ये जो बनाया था रॉलेट एक्ट, बनाया किसने था? सर इसको सिडनी रॉलेट के द्वारा, सिडनी रॉलेट के द्वारा इसको बनाया गया था। रॉलेट के द्वारा इसको बनाया गया था, सिडनी रॉलेट के द्वारा। और ये कब बनाया गया था? 1917 में, 1917 में सिडनी रॉलेट ने इसको बनाया था। 16वां सवाल, बारदोली सत्याग्रह 1928 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा शुरू किया गया था लैंड रेवेन्यू की वजह से, कि लैंड रेवेन्यू जबरदस्ती लिया जा रहा था। हु गेव वल्लभ भाई पटेल द टाइटल ऑफ सरदार? तो ये जो सरदार का टाइटल है यह किसके द्वारा वल्लभ भाई पटेल को दिया गया, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। ठीक है, चलो, बगैर परेशानी के, कोई समस्या इसके अंतर्गत आपको नहीं होनी चाहिए। मैं बताता हूं कितना टैक्स वो बढ़ा रहे थे। 22% टैक्स बढ़ा रहे थे। 87,000 लोग इसमें टोटल शामिल थे। मैं आपको बता दूं, वल्लभ भाई पटेल प्लस 87,000 लोग इसमें प्रभावित थे, शामिल थे, लोग शामिल थे। और टैक्स की अगर मैं बात करूं, 22% टैक्स आपकी रेट बढ़ाई जा रही थी। 22% टैक्स रेट बढ़ाई जा रही थी कि आपको अब अपना जो लगान है वो 22% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। पटेल साहब ने कहा कि किसी को कोई भी लोन एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है। इसी वजह से आपको देखा जाएगा कि बारदोली की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा ही सरदार का टाइटल जो है वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। महात्मा गांधी को महात्मा टाइटल जो दिया जाता है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया है।
और रविंद्रनाथ टैगोर को जो गुरुजी का उपाधि है, गुरुवर का जो टाइटल है, वो भाई मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा दी गई है। इसके बारे में थोड़ा सा आप याद रखेंगे। और जो नेहरू को अगर आप देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू के बारे में चर्चा करिए, तो नेहरू को चाचा का टाइटल हम सब लोगों ने ही दिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं 17वें नंबर का सवाल। बताइए, साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। प्रसिद्ध नारा साइमन गो बैक पहली बार किस शहर में लगाया गया और उसके विरोध प्रदर्शन के दौरान कौन सा भारतीय नेता शहीद हो गया था? बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है, ये फंसाने वाला सवाल है। सवाल तो आसान है बट फंस जाएंगे आप इसमें। सवाल तो बहुत आसान है बट इसमें आधे से ज्यादा लोग फंस जाएंगे। ठीक है, फटाफट बताओ। जयपुर में जो परीक्षाएं चल रही थी एमटीएस की, वो सभी रद्द कर दी गई हैं। चलो इसके आंसर की बात करते हैं। तो मेजरली लोगों का कहना है कि सर इसका आंसर बी होगा। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ठीक है, मजा आ गया। जैसे ऑफिशियल AV07 आती है, छल जी इचपीत बढ़ा लो, इसका आंसर बी होगा। सारे बच्चे गलत हैं जो भी आंसर बी बता रहे हैं। थोड़ी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करिए। साइमन गो बैक के नारे पहली बार कब लगाए जाएंगे? सर क्योंकि बॉम्बे में इसका पहला प्रवेश होता 3 फरवरी को 1928 में, तो नारे यहीं पे लग गए थे। हत्या किसकी हुई है? लाला लाजपत राय। इन्होंने लाहौर में इन्होंने आंदोलन किया है। लाहौर में इन्होंने आंदोलन किया है, राइट। लाहौर में इन्होंने आंदोलन किया है। कब किया है सर? 30 अक्टूबर को किया था 1928 में। मृत्यु होती है 17 नवंबर को। इनकी मृत्यु कब होती है? 17 नवंबर को। लाला लाजपत राय जी की मृत्यु होती है 17 नवंबर को। थोड़ा प्रयोग तो करिए बुद्धिमत्ता का। सवाल ऐसे ही फंस जाएंगे। आंसर बी नहीं, इसका आंसर ए है। पूछा है कि इसके बाद पहले नारे लगे बॉम्बे में और लाला लाजपत राय मने लाहौर में। ये थोड़ी कहा है कि सेम बताइए। ए इज द आंसर। 18वें नंबर का सवाल आप मुझे बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। किस अधिवेशन और स्थान पर गांधी जी ने ऐतिहासिक करो या मरो का नारा दिया था? करो या मरो का जो नारा है, इसके बारे में आप बताएंगे कहां पर यह दिया गया है बगैर किसी परेशानी के। ठीक है, याद रखना फटाफट से। यह आंदोलन बहुत लंबा नहीं चल पाया क्योंकि लीडरलेस हो गया था। लीडरलेस हो गया था। ठीक है, चलिए तो करेक्ट आंसर हम बात करते हैं कि भाई करेक्ट आंसर इसमें क्या होना चाहिए। ये ग्वालियर टैंक बॉम्बे से स्टार्ट हुआ था। ये फेल क्यों रहा? इसके पीछे का रीजन है क्योंकि लीडरलेस हो गया, क्योंकि गांधी जी को तुरंत यहां दबोच लिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था। अब दूसरा पॉइंट हम समझते हैं कि यहाँ पर ध्वज किसने फहराया था 1942 में। जो ध्वज फहराया गया, ध्वज किसने फहराया? ध्वज फहराया था वो किसके द्वारा फहराया गया था? बताइए। ठीक है, एक महिला के द्वारा इसमें ध्वज फहराया गया था। नाम बताइए उन महिला का क्या है जिन्होंने यहाँ पर ध्वज को फहराया। आगे हम बात करते हैं 19वें नंबर का सवाल। कैबिनेट मिशन योजना 1946 ने 3 स्तरीय संघीय संरचना का प्रस्ताव रखा था। किस कांग्रेस नेता ने शुरू में योजना को स्वीकार किया लेकिन बाद में कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया था? कौन से ऐसे नेता हैं जो इसको इनिशियल तौर पे कह रहे हैं कि ठीक है हम एग्री करते हैं, लेकिन बाद में इस चीज के लिए मना कर दी जाती है? फटाफट बताओ। अच्छा, इसके अंतर्गत मैं चर्चा करूं, यह ध्वज जो फहराया था अरुणा आसफ अली के द्वारा। अरुणा आसफ अली के द्वारा फहराया गया था। अरुणा आसफ अली आपको देखने को मिल जाएंगे। अरुणा आसफ अली करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 19वें नंबर का सवाल आपके समक्ष ये रहा कि कैबिनेट मिशन योजना ने 3 स्तरीय संघीय संरचना का प्रस्ताव रखा। किस कांग्रेस नेता ने शुरू में स्वीकार किया, बाद में इसको मना कर दिया था? दैट वाज मौलाना अबुल कलाम आजाद। दैट इज मौलाना अबुल कलाम आजाद आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनके द्वारा इनिशियली तो इसको स्वीकार किया गया लेकिन बाद में इसको रद्द कर दिया गया। बाद में इन्होंने ही मना किया था। ठीक है, याद रखना। इन्होंने मना क्यों किया था? रीजन क्या था? रीजन ये था कि इसके लिए मुस्लिम लीग एग्री नहीं हो रही थी। वाज नॉट गोइंग एग्री, वाजंट गोइंग एग्री। मुस्लिम लीग इसके लिए एग्री नहीं हो रही थी। इवन मुस्लिम लीग ने तो 16 तारीख को अगस्त के महीने में 1946 में आपका डायरेक्ट एक्शन डे रख दिया था, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस रख दिया था। और इसी डायरेक्ट एक्शन डे के चक्कर में यहां पर ग्रेट कोलकाता किलिंग होती है। ग्रेट कोलकाता किलिंग होती है। ग्रेट कोलकाता किलिंग होती है। और इसी ग्रेट कोलकाता किलिंग के अंदर आपके 6000 लोग डाइड, 6000 हिंदू मारे गए और 20,000 से ज्यादा हिंदू घायल हो गए। याद रखना। ओके, ये पॉइंट आपको यहां देखने को मिलता है। तो ये आपको अबुल कलाम आजाद है। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी यही है। 1928 में आपको देखने को 1923 में अध्यक्ष बने हैं। ये यंगेस्ट अध्यक्ष ऑफ कांग्रेस भी हैं। यंगेस्ट लीडर ऑफ कांग्रेस भी, यंगेस्ट लीडर ऑफ कांग्रेस।
यंगेस्ट लीडर ऑफ कांग्रेस भी आपको यह देखने को मिले हैं, थोड़ा सा याद रखेंगे। अगला सवाल आपको देखने को मिलता है, ये बताइए, चंपारण सत्याग्रह की चर्चा कर रहे हैं, 20वें नंबर का सवाल है, बताइए चंपारण सत्याग्रह 1917 गांधी जी के द्वारा पहला मेजर मूवमेंट है, यह शुरू किया गया था नील की खेती की वजह से, तिनकटिया प्रणाली की वजह से। अगर किसी के पास 20 जमीन के भाग है, 3 पर नील की खेती करना अनिवार्य था, तिनकटिया प्रणाली इसको कहते हैं। राजकुमार शुक्ला नाम के व्यक्ति, राजकुमार शुक्ला नाम के जो व्यक्ति हैं वो गांधी जी से मिलने के लिए जाते हैं बीएचयू। गांधी जी बीएचयू गए थे, शुक्ला पहुंचते हैं 1916 में, गांधी जी से मिलते हैं, गांधी जी से मिले, गांधी जी से इन्होंने मुलाकात की, मुलाकात की। गांधी जी तुरंत फिर आगे चंपारण, चंपारण के अंदर आपको यह आंदोलन देखने को मिलेगा, बिहार के चंपारण में। यहां पहली बार राजेंद्र प्रसाद जी गांधी जी से मिले थे, पहली बार राजेंद्र प्रसाद जी गांधी जी से मिले थे, ठीक है, याद रखना, ठीक है। चलो ठीक है, याद रखिएगा। कोई समस्या? नो सर, कोई समस्या नहीं। ओपीएम की खेती तो नहीं होती, ना चाय ना कपास, ये तीनों चीजें तो नहीं, ठीक है। हाँ, बट ये आपको जरूर देखने को मिल जाएगा, नील की खेती की वजह से दिक्कतें थी। 21वें नंबर का सवाल बताइए, खिलाफत आंदोलन 1919 से 24, ये ऑटोमन खलीफा के समर्थन में शुरू किया गया था महात्मा गांधी के साथ। किन दो अली भाइयों ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया है? जो नवंबर 1919 में इसकी मीटिंग को हेड करते हैं हमारे गांधी जी, नवंबर 1919 में गांधी जी के द्वारा हेड किया गया। नवंबर 1919 में, नवंबर 1919 के अंतर्गत जो दो अली भाई हैं, ठीक है, जो आपके लियाकत अली हैं और मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दो वो भाई हैं जिनके द्वारा गांधी जी के साथ इसको लीड किया गया था। यह चलता है 1919 से 1922 तक, इसलिए चलता है ताकि तुर्की से खलीफा का पद समाप्त ना हो, ताकि तुर्की से खलीफा का पद समाप्त ना हो जाए, खलीफा का पद समाप्त ना हो जाए, पद समाप्त न हो जाए, समाप्त न हो जाए, ये इसलिए चलाया गया था, सो दैट कि जो टर्की के अंदर खलीफा का पोस्ट है वो खत्म ना हो जाए। भैया ये शुरू होता है बहुत बढ़िया लेवल पर चलता है, और ये चीजें बड़ी अच्छी इसके अंदर समझ में आती हैं लोगों को, है जी, इसके बारे में याद रखना। अब इसी के साथ साथ चीजों को बहुत अलग स्तर पर आपका लेके जाया जाता है, और फिर हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है, याद रखना। एक बच्चे का सवाल है यूपीजी के बेटा मैं तो रेगुलर क्लासेस करने के लिए तैयार हूँ, बट बच्चे तैयार नहीं है। मैं तो दिन में इतनी क्लासेस ले सकता हूँ कि बच्चे ले भी नहीं पाएंगे। मैं आपको एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिखाता हूँ, अभी देखना, अब बात को समझता, मैं आपको एक बहुत तगड़ा एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ठीक है। अभी क्या कि सुबह मैंने क्लास डाली, क्लास के क्वेश्चन इतने सेट हैं जिसका कोई जवाब नहीं, अभी भी 5 घंटे में खाली 409 ही बच्चे देख पाए हैं। यही अगर मैं कोई फर्जी और ऐसी कोई वीडियो डालता जिसके अंतर्गत मैं पढ़ने की बात ना करता, एक दिन में 27,000 लोग देख लेंगे। दूसरा, एग्जाम डेट के बारे में बात करते हैं, 24,000। वही पढ़ने की वीडियो डाल देता जैसे कि आपकी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, खाली 7,500, खाली 8.9 के मतलब 9,000 लोग। तो बच्चों में पढ़ने की इंटेंसिटी खत्म हो रही है भाई धीरे धीरे, ठीक है। चलो, इंटेंसिटी धीरे धीरे बच्चों में खत्म होती जा रही है, और इसके पीछे का कारण क्या है कि छात्रों को ये देखना है कि पढ़ना कैसे। अब जैसे तुम ही हो आदर्श, ठीक है, आप खुद देखो, ये पढ़ाई तो रहा हूं मैं, फिर भी आपकी कमेंट अलग है, तो भाई पढ़ने पर भी ध्यान दीजिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, लियाकत अली और आसफ अली इसमें शामिल नहीं है, हाकिम अजमल खान और अंसारी भी इसमें शामिल नहीं है। हाकिम अजमल खान की मैं बात करता हूं, ये पर्सन 1921 में कांग्रेस के हेड रहे हैं, ठीक है, याद रखना। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अगले सवाल के बारे में, 22वें नंबर का सवाल ये रहा, 22वें नंबर का सवाल ये रहा, इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल्स एट रेड फोर्ट created a national upsurge where there are 3 INA officers were tried together representing different communities। देखो, 3 ऐसे लोग थे जिनके ऊपर आपके रेड फोर्ट ट्रायल्स चले हैं, रेड फोर्ट ट्रायल्स चले हैं, ठीक है, याद रखना। तो रेड फोर्ट ट्रायल्स, अब पूछा ये जाएगा रेड फोर्ट ट्रायल्स जो चलते हैं ये किस किस व्यक्ति पर चले हैं, इसके बारे में आप बताइए। तो 1945 में नेवी के द्वारा कि देशद्रोह के आरोप लगाए जाते हैं, देशद्रोह के आरोप लगाए जाते हैं, उसके संबंध में शुरू हुए थे ये शाह नवाज खान, प्रेम शैगल और गुरबख्श ढिल्लों, इन तीनों पर यह आरोप लगे थे। हाँ, तुर्की के पद के लिए मैं बता रहा था, जब पहला वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो ओटोमन एम्पायर तुर्की से खत्म हो गया,
तो कब्जा ओटमन एम्पायर पे हो जाता है ब्रिटिशर्स का। तो उनका काम ये था कि वहां पर संविधान को लागू करें। संविधान लागू करने के लिए खलीफा का हटना जरूरी था। लोग खलीफा के पद को नहीं हटाना चाहते थे क्योंकि वह मुस्लिम्स का सबसे ऊंचा पद माना जाता है। लोगों ने खिलाफत आंदोलन कर दिया। ब्रिटिशर्स ने कहा कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है, हम खत्म नहीं कर रहे, ऐसे ही रहेगा। ब्रिटिशर्स ने चाल चली, उन्होंने तुर्की को दो भागों में बांट दिया। एक भाग का जो मुख्यमंत्री है वो कमाल मुस्तफा पाशा को बना दिया और कहा, पाशा अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें प्रधानमंत्री बनाऊं तो इस खलीफा के पद को खत्म करा दो। वो मुस्तफा कमाल पाशा ने 1924 में वो पद खुद खत्म कर दिया। याद रखना। 23वें नंबर का सवाल बताएंगे, कौन से दो व्यक्ति 1947 से 50 तक किंग जॉर्ज सिक्स के प्रतिनिधि के रूप में भारत के गवर्नर जनरल की भूमिका निभाते हैं? भारत के गवर्नर जनरल की जो है कह रहे हैं कि किंग जॉर्ज सिक्स के रिप्रेजेंटेटिव की भूमिका निभाते हैं, इनका नाम क्या है? 23 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, बात करते हैं। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं, किंग जॉर्ज सिक्स के बारे में बात करते हैं। किंग जॉर्ज सिक्स की हम चर्चा कर लेते हैं, बात को समझिएगा। किंग जॉर्ज सिक्स के लिए याद रखना 21 फेब 1947 को आते हैं माउंट बेटन। माउंट बेटन आपके आते हैं, माउंट बेटन आपको देखने को मिल जाते हैं, माउंट बेटन देखने को मिलते हैं। और इसके बाद जब ये जाते हैं 15 अगस्त 1947 में, तो इसके बाद होते हैं सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपाल, सी राजा जी आपको देखने को मिलते हैं। और ये रानी के प्रतिनिधि या राजा के प्रतिनिधि क्यों? क्योंकि जब ये पद बना था 1858 में, तो उसमें ये बात स्पष्ट कही गई थी कि ये जो वायसरॉय का पोस्ट होगा, गवर्नर जनरल का पोस्ट होगा, ये पोस्ट एक तरीके से देखा जाए तो ये रानी के प्रतिनिधि के तौर पर ही याद रखा जाएगा। ठीक है, याद रखना। 20वें नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया है? ऐसी कौन सा स्ट्रक्चर है जो इस प्रकार से बनाया गया है? बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर ये सवाल पहले हो चुके। बेटा आप मुझसे पढ़ चुके हैं थियरी में, क्वेश्चन तो ये पहली बार यार, ये पहली बार नए नए ताजी सवाल लिखने हैं अभी। ठीक है, याद रखना। इंडिया गेट की ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है इंडिया गेट की, ये मुझे बताइए। हाइट ऑफ इंडिया गेट की हम चर्चा करते हैं, करेक्ट आंसर भी बताना। हाइट ऑफ इंडिया गेट कितनी है? हाइट ऑफ इंडिया गेट की हाइट के बारे में बताइए। तो गेटवे ऑफ इंडिया आपको महाराष्ट्र में बॉम्बे में देखने को मिल जाएगा, महाराष्ट्र बॉम्बे में यह देखने को मिलेगा। इंडिया गेट ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा जो आपको पता लगता है कि सर यह वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर जो भारतीय सैनिक मारे गए हैं, 13 लाख लोग शामिल हुए थे, 50,000 भारतीय मारे गए। हाइट के तौर पर इसके अंतर्गत आप याद रखेंगे, इसकी जो हाइट आपको देखने को मिलती है लगभग 1921 में इसको बनाया गया था, और हाइट ऑफ 43 मीटर्स, 42 43 मीटर्स के बीच में आपकी मिड में इसकी हाइट आपको देखने को मिल जाती है। इसके बारे में याद रखना, 43 ही है मेरे ख्याल से, हाँ 43 मीटर है, 43 मीटर है। और इसको 1921 में बनाया गया था, 1921 में इसको फॉर्म किया गया था लुटियंस दिल्ली में। 25वां सवाल, कर्जन के द्वारा जारी बंगाल प्रांत के दो भागों में विभाजित करने का आदेश कब दिया गया था? तो भाई आदेश कब दिया गया था, हम बात करते 19 जुलाई में दिया गया था सर जी, 19 जुलाई 1905 में। और कहा गया था कि 16 अक्टूबर में मैं इसका खेल खत्म कर दूंगा, 1905 में मैं इस विभाजन को विभाजन को तय कर दूंगा, बंगाल प्रांत के दो हिस्से कर दूंगा। डन है, इस दिन हो भी गए हैं। लोगों ने खूब रोकने का प्रयास किया, स्वदेशी आंदोलन हुआ 7 तारीख को। ठीक है, 7 अगस्त में स्वदेशी आंदोलन देखने को मिलता है। 7 अगस्त को आप देखते हैं 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ, स्वदेशी आंदोलन भी आपको देखने को मिला, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन भी आपके द्वारा यहां देखने को आपको मिलेगा। 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन होता है। ठीक है, इसको सुरेंद्र नाथ बनर्जी कोलकाता टाउन हॉल से स्टार्ट करते हैं, टाउन हॉल कोलकाता, टाउन हॉल कोलकाता से इसको स्टार्ट किया गया है। किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। और कमाल की बात यह है, कमाल की बात आपको ये देखने को मिलती है कि जब सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसको स्टार्ट किया तो पंजाब में इसको किसने स्टार्ट किया? पंजाब में इसको लाला लाजपत राय ने स्टार्ट किया, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने, सैयद हैदर रजा वो व्यक्ति हैं जो दिल्ली में स्टार्ट करते हैं, पीसी रे वो व्यक्ति हैं जो आपको देखने को मिलते हैं कि पीसी रे के द्वारा आपकी अपनी इंडस्ट्रियों को दिया गया था ताकि वो इस आंदोलन में काम कर पाए। इसके बाद बंग भंग आंदोलन आपको देखने को मिलता है। बंग भंग आंदोलन
आपको देखने को मिलता है 16 अक्टूबर को हुआ। रक्षाबंधन दिवस रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 16 अक्टूबर को हुआ। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 26वें नंबर का सवाल। किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था? हालांकि ये क्वेश्चन आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट का नहीं है, बेचारा गलती से आ गया है, तो हम इसका भी आंसर दे देते हैं। ठीक है, चलो तो इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। कोई अच्छा सवाल ही है ये, कोई खराब सवाल नहीं है, जोरदार सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अंतर्गत भी हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कैसे कैसे आपको ये देखने को मिल जाएंगे। ओके, चलो बात करते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में। ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में चर्चा करते हैं। अल्फोंसो दी अल्बुकर्क, वास्को डी गामा, न्यूनो डी क्रूनो या फ्रांसिसो अल्मीडा? करेक्ट आंसर होगा फ्रांसिसो अल्मीडा। पहले व्यक्ति भी यही है, पहला भी यही है। ये 1505 से लेके 1509 के बीच में आपका बेस्ट रहा है ब्लू वाटर पॉलिसी। कहा है कि हिंद महासागर के अंदर कोई भी जहाज अगर निकलेगा, हिंद महासागर के अंदर कोई भी जहाज अगर निकलेगा तो उसको यह कर देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि ये क्वेश्चन पिनेकल में है। उस बच्चे में वाकई में मैं जानता हूँ, लड़का पुराना है, अपना जानकार है, प्रशांत आर्या है। ठीक है, हमको जानते हैं ये, मैं भी इनको जानता हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपकी सोचने समझने की शक्ति का विस्तार अभी हो ही नहीं पाया है। वह किताब, जिस किताब का आप नाम ले रहे हैं, वह किताब खुद से क्वेश्चन नहीं बनाती। वह किताब केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाती है। मैं इतना बड़ा हो गया, उम्र मेरी भी ठीक ठाक ही हो गई, लेकिन आज तक मेरे समक्ष वह किताब कभी नए सवाल नहीं बना पाई है। वे केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाती है। और कमाल की बात है, ये सवाल उस किताब की भी नहीं है। आगे हम बात करते हैं। अल्फोंसो एल्बुकर्क जो आता है वो 1509 में आता है, 15 तक रहता है। यह आपका जो कब्जा करता है, ये इंडोनेशिया के कई सारे द्वीप, जावा, सुमात्रा, इन सब के ऊपर कब्जा करता है और सुंडा स्टेट पर भी अपना कब्जा करता है। यही अपने 1510 के अंतर्गत गोवा पर अधिकार करता है। गोवा पर इसने ही कब्जा किया, गोवा पर कब्जा किया। और बैटल ऑफ द्यू जो लड़ा जाता है, बैटल ऑफ द्यू, यह फ्रांसिसो दी अल्मीडा के द्वारा लड़ा गया था। वास्को डी गामा भारत में 3 बार आया, 1498, 1501, 1524। यह भारत के अंदर 3 बार आता है। और न्यूनो डी कुनो 1524 में आता है, 38 तक रहता है। इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, अगला सवाल 27वें नंबर का सवाल। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति ने कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित मत्स्य बंदरगाह शहर मसूलीपट्टनम का किला बनाया है? बात करते हैं कृष्णा नदी के डेल्टा पर जो मसूलीपट्टनम का बंदरगाह है, वह किसके द्वारा आपका बनाया जाएगा? इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ये करेक्ट लेवल पर आप बताइए फटाफट। सर, जो डचेस हैं ये मसूलीपट्टनम को बनाएंगे। जो डचेस हैं इनके द्वारा मसूलीपट्टनम को बनाया जाएगा। और बहुत बढ़िया लेवल पर याद रखना, मसूलीपट्टनम यह भारतीय नहीं है, दिस इज डच। भारतीय नहीं है, दिस इज डच। तो याद रखना, डच आपको देखने को मिलता है। और यह बनाया गया था 1605 में बनाया गया था, 1605 में बना था। ठीक है, याद रखना। यह भारत में आगमन कब हुआ है इनका? भारत आगमन कब हुआ है? भारत आगमन इनका कब हुआ है? तो वो भी याद रखना कि भारत आगमन इनका होता है 1505 में, 1500 नहीं, हाँ 1598 में इनका भारत आगमन होता है। ठीक, उससे पहले इंडोनेशिया ये हो पाए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 28वें नंबर का सवाल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिनियम 1916 में 2 गुटों को पुनर्मिलन के लिए प्रसिद्ध है? सर, लखनऊ सेशन है। और लखनऊ सेशन के जो हेड आपको देखने को मिलते हैं वो कौन है? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार आपको देखने को मिल जाएंगे। चरण मजूमदार इसमें हेड है, मजूमदार इसमें हेड है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दोनों अलग अलग हिस्से, ठीक है, वो साथ के साथ आ गए हैं। डचेस मतलब नेदरलैंड के जो लोग थे वो डचेस कहलाते हैं। डचेस नेदरलैंड के लोग कहलाते हैं। मद्रास का सेशन होता है 1928 में। इसके हेड है एम ए अंसारी। और इसके अंदर गो बैक साइमन के नारे, सॉरी, ये जो मद्रास का सेशन है ये है 1927। और यह आपके हेड है एम ए अंसारी। इसी में गो बैक साइमन के नारे लगाने की बात की गई थी। कानपुर का सेशन 1924 के बाद 25 में देखने को मिलता है। 1925 में कानपुर सेशन हुआ था, हेड है सरोजनी नायडू। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं सूरत सेशन आपको जो देखने को मिलता है 1907, जहां कांग्रेस के 2 हिस्से हुए थे, सूरत स्प्लिट इसको कहा जाएगा। 29वें नंबर का सवाल ये रहा। 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में गांधीवादी आचार्य विनोबा भावे के द्वारा एक स्वैच्छिक भूमि दान आंदोलन को चलाया गया था। यह आंदोलन के बारे में थोड़ा सा बताइए। यह आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया है? फटाफट बताओ, आंदोलन के बारे में बताएंगे। यह सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बेस्ट है।
बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिंदा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो यार, ये जो शुरू होता है ये 5 गांव से शुरू हुआ। इस आंदोलन का नाम था भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन है 1905 से 1951 से ये शुरू होता है और 5 विलेजेस में स्टार्ट हुआ था। 5 विलेजेस में यह स्टार्ट होता है। इसको रक्तहीन आंदोलन के तौर पर भी कहा जाता है। रक्तहीन आंदोलन भी इसी को बोलते हैं। यही रक्तहीन आंदोलन भी था, इसी को रक्तहीन आंदोलन भी कहा जाएगा। रक्तहीन आंदोलन इसी को कहा जाएगा। थोड़ा याद रखना रक्तहीन आंदोलन के बारे में, ठीक बात याद रखना। ग्राम स्वराज, खिलाफत मूवमेंट। ग्राम स्वराज जो आपका मिशन है, खिलाफत मूवमेंट वही 1919 से लेके 1922 के बीच में चला है। ठीक है, 1919 से लेकर 1922 के बीच में चला है। ओके, याद रखिएगा बगैर परेशानी के। और सर्वोदय आंदोलन भी 1951 में विनोबा भावे ने ही चलाया है। सर्वोदय आंदोलन भी इसी में आपको देखने को मिलेगा, विनोबा भावे के द्वारा ही शुरू किया गया है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं 29 के बाद 30वें नंबर का सवाल। वह शासक जिसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष द ट्री ऑफ लिबर्टी का रोपण किया है, जैकोबन क्लब की सदस्यता भी ली है, वो कौन है? हैदर अली तो मारा गया 1782 में। 1782 में मरा, इसको मारा गया बाय ब्रिटिशर्स ने मारा था, बाय ब्रिटिश, सेकंड एंग्लो मैसूर बैटल के तौर पर ब्रिटिशर्स के द्वारा मारा गया था। सेकंड एंग्लो मैसूर बैटल, एंग्लो मैसूर बैटल चल रहा था, उसमें मारा गया। 1780 से 84 के बीच में बैटल था, 82 में मारा गया। सफदरगंज आपको देखने को मिलेगा, अवध का नवाब रहा है, अवध का नवाब है। सदात अली खान हैदराबाद में देखने को मिलेगा, हैदराबाद का नवाब है। और करेक्ट आंसर की मैं बात करूं, टीपू सुल्तान था। 1799 में वेलेज अली के द्वारा मारा गया। वेलेज अली ने मारा, वेलेज अली ने इनको मारा है, याद रखना, किल्ड बाय वेलेज अली। किसने मारा? वेलेज अली ने इनको मारा है। ठीक है, कोई समस्या है? नहीं सर, कोई समस्या नहीं है। आगे हम बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या होगा? 31वें नंबर का सवाल ये रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी और चरमपंथी किस सत्र में विभाजित हुए हैं? बहुत आसान है, सूरत स्प्लिट में हुए हैं, बिल्कुल टाइम मत लेना। 32वां सवाल, न्यूनो डी कुनो ने भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोचीन से, सर इसने 1530 में इसको गोवा में शिफ्ट कर दिया था। गोवा में शिफ्ट इसको कर दिया था, कोचीन में था पहले। 33वां सवाल, 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की है सर सैयद अहमद खान के द्वारा। सर सैयद अहमद खान के द्वारा यह स्थापना की गई है। सर सैयद अहमद खान के द्वारा यह स्थापना की गई है। सर सैयद अहमद खान के द्वारा यह स्थापना की गई है। इसके बारे में थोड़ा सा आप याद रखेंगे, ठीक बात? कोई समस्या तो नहीं है? नहीं सर। आगे हम बात करते हैं 34वें नंबर का सवाल है, मुझे बताइए निम्नलिखित में से किसने खालसा पंथ की नींव रखी और इसके 5 प्रतीकों को परिभाषित किया? वह आपको देखने को मिलेंगे गुरु गोविंद सिंह जी हैं, ठीक है, जो खालसा पंथ की नींव रखते हैं। 1699 में इनके द्वारा नींव रखी गई है और इनके 5 प्रतीक आपको देखने को मिलते हैं, जो कंघा, कच्छ, कड़ा, कृपाण। ठीक है, कंघा, कच्छ, कड़ा, कृपाण, और एक चीज और रह जाती है, कंघा, कच्छ, कड़ा, कृपाण, और एक और चीज रहती है, याद नहीं आ रहा क्या है भाई। 5वां, कंघा, कच्छ, कड़ा, कृपाण, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, मतलब एकदम से। 5 क्या होते हैं? कंघा, कच्छ, कड़ा, कृपाण, केश, बाल, बाल, बाल भी रहते हैं, केश, यस, बाल भी रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में चर्चाएं कर रही हैं, तो आप इनके बारे में थोड़ा सा याद रखना। आप इनके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा, कोई समस्या इसके अंतर्गत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका 35वां सवाल, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रकाशित केसरी समाचार पत्र किस भाषा में था? सर देखो, केसरी जो था वह था मराठी में, मराठी में था। और जो आपका इनका मराठा, इनका प्रकाशित मराठा समाचार पत्र था वो इंग्लिश में था। तो इनका लाजवाब जलवा है। इनके द्वारा गीता रहस्य नामक किताब भी लिखी गई है, काफी फेमस किताब रही है गीता रहस्य, काफी ज्यादा फेमस किताब रही है गीता रहस्य, उनके बारे में भी याद रखना। ठीक है, ये सवाल नंबर कौन सा था? 35वें नंबर का सवाल था। अब आपके कुछ तगड़े लेवल के सवाल भी कर देते हैं, अब आपके कुछ तगड़े लेवल के सवाल भी कर देते हैं। ठीक है, तगड़े लेवल के सवाल भी कर देते हैं पहले फटाफट से। देखो बात को समझना, अब बीच में थोड़े से क्विक क्वेश्चंस आएंगे, उसके बाद थोड़े टफ क्वेश्चंस आएंगे। तो क्विक क्वेश्चन आसान है तो फटाफट आंसर देते चले जाना, और जो बच्चे ये हैं
कि सर इतनी तेज क्यों करा रहे हो, तो बच्चे मैं आपको बता दूं उन सवालों में इतना एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो जो जो आते जाए तेज तेज करते जाना, जहां क्वेश्चन में जरूरत होगी वहां मैं रुक के खुद बताऊं। ठीक बात है, ओके। 36वें नंबर का सवाल, 1839 में तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई है, और ये ब्रह्म समाज को सपोर्ट करता था। ब्रह्म समाज को यह सपोर्ट करता था, सपोर्ट ब्रह्म समाज सपोर्ट करता है, ब्रह्म समाज को सपोर्ट करता है, ब्रह्म समाज को यह सपोर्ट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 37वां वाला, जो डिप्रेस क्लास एसोसिएशन की शुरुआत 1930 में करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एमआर जो जयकार है इनके द्वारा स्थापना कोई बड़ी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, ज्योतिबा राव फूले के द्वारा जरूर 1873 में गुलामगिरी इन्होंने शुरू की है, और इनके द्वारा सत्यशोधक समाज की भी स्टार्टिंग की गई है। सत्यशोधक समाज इन्होंने शुरू किया, सत्यशोधक समाज की स्टार्टिंग इन्होंने की, और गुलामगिरी किताब भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। गुलामगिरी किताब इनके द्वारा ही लिखी गई है, ठीक है, याद रखना। डॉक्टर ये महात्मा गांधी 1932 के अंदर ये हरिजन सेवक संघ की स्टार्टिंग करते हैं। 38वां सवाल, भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा गदर विद्रोह पार्टी की स्थापना कहां की जाती है? यूएसए के अंदर की जाती है। सोहन सिंह भकाना, दयाल सिंह, बरकतुल्ला खान, ठीक है, रामचंद्र, इनके द्वारा शुरू की गई है। 39 सवाल, 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना जो होती है सर ये बॉम्बे में होती है, परमहंस मंडली की स्थापना। 40वें नंबर का सवाल है, भारतीय क्षेत्रों को ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड में महाल एक राजस्व भू संपत्ति है जो हो सकता है एक विलेज और एक ग्रुप ऑफ विलेज। बिल्कुल परफेक्ट है। महाल जो होता था, यह आपका जो महाल वाला जो क्षेत्र था, यह वो क्षेत्र था जो वर्तमान में पंजाब के अंदर या उत्तर प्रदेश के पश्चिमी तरफ आपको देखने को मिलता है, जो महाल क्षेत्र के तौर पर भी आपका काफी ज्यादा फेमस रहा है। इसके बारे में बगैर परेशानी के आप थोड़ा सा याद रखेंगे, बगैर परेशानी के इसके अंतर्गत याद रखेंगे, ठीक है। हॉल्ट मैकेंजी ने 1833 में इसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया है बाय हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा इसको काफी ज्यादा प्रचारित किया गया है। 41वां सवाल ये रहा, 1950 में सर्वोदय योजना का मसौदा तैयार किसने किया था? बताइए। सर्वोदय योजना भी आपको देखने को मिलती है कि ये भी विनोबा भावे के द्वारा काफी हद तक प्रमोट की गई है, लेकिन अगर हम बात करते हैं इसको किसके द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा बहुत ज्यादा फेमस किया गया। जेआरडी टाटा बॉम्बे प्लान बनाने के लिए फेमस है। भारत के लिए आर्थिक नियोजन केसी नियोगी, एम एन रॉय, प्लान जो है पीपल्स प्लान, एम एन रॉय 1934। 42वां सवाल बताइए, 1834 में ब्रिटिश प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष है मैकॉले, पूरा नाम थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, ठीक है, याद रखना। 43वां सवाल, अखिल इस्लामी आंदोलन तहरीक ए रेशमी रुमाल किस आंदोलन से रिलेट करता है? कि रेशमी रुमाल लिख लू जब डाल के, ठीक है, मतलब ऐसा कोई गाना है, रेशमी रुमाल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो यह किससे रिलेट करेगा इसके बारे में बताइए। सर ये बेसिकली देवबंद आंदोलन को ही कहा जाता है, तहरीक रेशमी रुमाल। जो देवबंद आंदोलन था, यही आंदोलन आपको देखने को मिल जाएगा बगैर परेशानी के। इसके अंतर्गत आप याद रखना 1866 में यह शुरू हुआ था आबिद हुसैन के द्वारा। 1866 आबिद हुसैन, 1866 बाई आबिद हुसैन के द्वारा इसको शुरू किया गया है। चर्चा पूरी होनी चाहिए, याद पूरा रखोगे। 44वां सवाल, बताइए निम्नलिखित राष्ट्रवादियों में से कौन सा युगांतर पार्टी का सदस्य नहीं था जो 1906 में शुरू हुई? दादाभाई नौरोजी, अमरेंद्र, सूर्यसेन। ये चटगांव शस्त्रागार अटैक याद है? चटगांव शस्त्रागार अटैक आपको याद है? उसी के अंतर्गत आप याद रखना, उसके अंतर्गत शामिल रहे हैं। साथ ही साथ सूर्यसेन आपके युगांतर पार्टी के सदस्य हैं, पर दादाभाई नौरोजी छोटी पार्टी के अंदर कभी शामिल नहीं हुए, क्योंकि दादाभाई नौरोजी के अकॉर्डिंग यह पार्टी का जो दबदबा था वो नेशनल लेवल पे नहीं था। इसके बारे में याद रखना, ठीक है, इसके बारे में पूरे तरीके से आपको याद रखना होगा, आप भूलेंगे भी नहीं और याद भी रखेंगे, ठीक है, याद रखना। चीजों को बहुत ध्यानपूर्वक समझते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 45वें नंबर का सवाल ये रहा, आईएनए ट्रायल्स जो होते हैं इनको रेडफोर्ड ट्रायल्स भी कहा जाता है। 46वां सवाल ये रहा, बताइए अधिकृत रूप से स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कौन सी तारीख को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया था? सर इन्होंने स्वतंत्रता दिवस घोषित किया था 26 जनवरी 1930 को। इसी वजह से जो संविधान हमने लागू करने की डेट को घोषित किया है वो 26 जनवरी किया है। थोड़ा सा दिमाग को यूज करना। While officially declaring independence, which date did the Indian National Congress declare as Independence Day? देखो इसमें यार इन्हें टाइम देना चाहिए था, ये भी सही है और ये भी सही है। अगर ये टाइम देते, क्योंकि यह डिक्लेयर किया गया है 1930 में डिक्लेयर हुआ है, तो भैया ये तारीख होगी, 50 में हुआ है तो ये तारीख होगी, बात खत्म। 47वां सवाल ये रहा कि भैया
हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन टू इंडिया? कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? जॉन बैप्टिस्टा नहीं था, बाकी स्टैनफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, लॉर्ड आपके लॉरेंस भी थे। और हेड इसके अंदर किसको बनाया गया था? लॉरेंस वाज हेड इन दिस, पैथिक लॉरेंस इसमें अध्यक्ष बनाए गए थे। अगला सवाल ये कौन से नंबर का था भाई? 46, 47, 48वें नंबर का सवाल ये रहा, बताइए निम्न व्यक्तियों में से किसने 17 नवंबर 1932 को लंदन में आयोजित तीसरी गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिमों के लिए भारत से अलग भूमि पाकिस्तान की नाम दिया था? और रहमत अली के द्वारा कहा गया था पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान, पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, बलूचिस्तान, ये बात इसमें कही गई थी। मोहम्मद इकबाल 1930 के अंदर इलाहाबाद मुस्लिम लीग का सेशन, मुस्लिम लीग के इलाहाबाद सेशन के अंदर, मुस्लिम लीग के इलाहाबाद सेशन के अंदर चर्चा करते हैं डुअल नेशन थियोरी की, द्विराष्ट्र पद्धति की शुरू इनके द्वारा किया गया जाता है। द्विराष्ट्र पद्धति को इसके द्वारा शुरू किया जाता है, द्विराष्ट्र पद्धति को यहाँ शुरू किया जाता है। ठीक है, याद रखना। 49वें नंबर का सवाल, 1961 में गोवा पर क्या चलाया जाता है? ऑपरेशन विजय। तीनों सेनाएं इसमें शामिल होती हैं और गोवा को भारत के भूमि के अंतर्गत शामिल कर दिया जाता है। 50वें नंबर का सवाल, बताइए इसके अंदर अच्छा खासा है। Is a proposal made by the British government in 1940 promising that the expansion of Viceroy Executive Council to include more Indians and recognize the right to Indians for frame their own constitution? ये क्या है? ये भैया हम अपनी जो सरकार के अंतर्गत परिषद का विस्तार करेंगे, अधिक भारतीयों को उसमें जगह देंगे। यह बात कहां पर कही गई है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करिए और बताइए। इसके अंतर्गत थोड़ी सी चर्चा करिए और बताइए। काफी आसान है, 1940 से ही सारा कुछ क्लियर हो रहा है, क्योंकि 1914 आ रहा है ना, 1940 आ रहा है ना, तो सारा कुछ इसमें ऑलरेडी क्लियर होता जा रहा है। तो करेक्ट आंसर के तौर पर आप याद रखेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1940 में जो किया है, करेक्ट आंसर इसमें अगस्त ऑफर देखने को मिलेगा। करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा कि सर करेक्ट आंसर है अगस्त ऑफर, यही करेक्ट आंसर है, अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर ही करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलता है। ठीक बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला सवाल ये रहा, जब भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियम लागू किया गया था तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब 1935 एक्ट आता है उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये सवाल बहुत कॉमन है, इतनी बार पूछा गया है जिसका कोई जवाब नहीं, और इसको बेसिकली आसानी से याद रखा जा सकता है। दैट वाज वेलिंगटन। याद रखा जाता है वेल डन, क्योंकि आपने ऐसा अधिनियम बनाया कि जिसको आज की डेट में हमारे भारत के संविधान में 60% आज भी रखा गया है, तो वेल डन। ठीक है, याद रखना, याद रखिएगा। सवाल कौन सा हो चुका है आपका? 51वें नंबर का सवाल हो चुका है। अब आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो और भी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो और ज्यादा बेहतरीन होंगे, उनको अब हम यहाँ पर शामिल करते हैं। कुछ और बढ़िया सवाल लीजिए। 52वें नंबर का सवाल, बताइए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के परिसमापन और ब्रिटिश क्राउन को उसके कार्य का हस्तांतरण के लिए कौन सा अधिनियम है? ईआईसी खत्म होगा, ईआईसी खत्म होगा, और ईआईसी के खत्म होने के बाद आपकी जो क्राउन रूल है वो यहां पर शुरू होगा। क्राउन रूल यहां पर शुरू होगा, ये कहा जाता है 1858 के एक्ट के अंतर्गत। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में शुरू किया गया है। ठीक है, पिट्स इंडिया अधिनियम 74 का है, विलियम पिट्स ने भेजा था। चार्टर एक्ट 1813 का है। भारत के अंदर अन्य विदेशी कंपनी, ब्रिटिश कंपनियों का आगमन होने लगा, राइट, याद रखेंगे। और चार्टर एक्ट 1853 वो था जिससे भारत के अंदर कार्यों को विभाजित किया जाता है। पॉलिटी में मैंने बड़ा अच्छा इसको एक्सप्लेन किया है, पॉलिटी में मैंने इसको बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है। आप एक काम और करना, आप इस चैनल पे ना आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट क्रिएट हो रखी है एक, ठीक है, विजय भव प्लेलिस्ट है ये, विजय भव सीरीज को जरूर देख लेना। इसमें बहुत अच्छे तरीके से पॉलिटी, देन हिस्ट्री, देन ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस डाले, इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चंस डाले, देख लेना उसको, बढ़िया वीडियो है एकदम। जय महेशमती भाई, जय महेशमती अमित भाई। 53वें नंबर का सवाल ये रहा, बताइए किस वायसरॉय के दौर में उच्चतम न्यायालय और सदर न्यायालय का उच्च न्यायालय में विलय कर दिया गया? ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच वायसरॉय सुप्रीम कोर्ट एंड सदर कोर्ट वर मर्ज टू हाई कोर्ट्स? कैनिंग के समय में ऐसा किया गया था। हाई कोर्ट्स बनते हैं 1862 में, वो कैनिंग का ही समय चल रहा था, इसी समय यह सारे काम किए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट बने कब कब है सर? 1773 में पहला सुप्रीम कोर्ट हमारा बना, जो कोलकाता के अंदर बनता है, कोलकाता में बनता है 1773 एक्ट के बेसिस पर 1774 में। देन आपका बनता है मद्रास में 1800 में, मद्रास में। देन बनता है भाई 1823 में आपका बॉम्बे में, आपका बॉम्बे में। तो ये सारी चीजें आपको वहीं से देखने को मिलती है। सब खत्म करके 1862 में हाई कोर्ट बने हैं। 54वां सवाल, बताइए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बताओ।
कौन सा कथन सही है? यह यूनाइटेड किंगडम की संसद में एक अधिनियम है। हाँ, 4 तारीख को आया था, 4 जुलाई को आया था, 18 जुलाई को पारित हुआ, 18 को पारित हुआ, 18 को पारित हुआ। यह अधिनियम का प्रमुख प्रावधान था ब्रिटेन संसद को 15 अगस्त 1947 से 2 नए संप्रभुत्व संपन्न अधिराज्य बनाना। बताइए कौन सा सही है? बहुत बढ़िया सवाल है। बहुत अच्छा सवाल। तो लोगों का कहना है कि सर इसका होगा दोनों। नहीं बच्चे, दोनों नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है, ये स्टेटमेंट गलत है, ओनली ए होगा। रीजन है कि यहां पर यह पूर्ण संप्रभुत्व संपन्न नहीं बनेंगे बल्कि डोमिनियन बनेंगे। डोमिनियन बनाने की घोषणा करी थी, ना कि सॉवरन डोमिनियंस। इनको केवल डोमिनियन बनाने की घोषणा करी थी। सॉवरन तो हम होते हैं 1950, 1950 में जाके हम सॉवरन होते हैं। 55वें नंबर का सवाल ये रहा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वॉइसरॉय कौन था? जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो भारत का वॉइसरॉय कौन था, ये बताएं। जब सेकंड विश्व युद्ध चल रहा था तो भारत का वॉइसरॉय कौन था? फटाफट बताओ। 36 से 43 तक रहा है। गो 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 लिलित गो। 1936 से 43 तक रहा है। ए होगा। 56वां सवाल ये रहा, यह आपका अंतिम सवाल है। आपको बताना है किस देश ने 1914 में जापानी स्टीमर कामागाटा मारू के प्रवेश को मना कर दिया था? गुरदत्त सिंह जी हैं, 376 लोग थे, मारे गए थे इसके अंतर्गत आपके 18 लोग। बताना जरूर इस क्वेश्चन के बारे में। आज का चैप्टर यहीं एंड होता है और आज रात में आपसे मुलाकात होगी आपके हमेशा की भांति। जो मॉक चलता है वहीं पर आपकी मुलाकात होगी रात में 9 बजे। आइएगा जरूर, 8वें नंबर का मॉक है। और शाम को 6 बजे पॉलिटी का भी है, तो उसमें भी जरूर आइएगा, पॉलिटी का 1 शॉट में। ठीक है, अब कल मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।